हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग सीरीज का 6 लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर में इरिगेशन मेथड्स को पढ़ा। अब हम देख रहे हैं फसलों के लिए पानी की आवश्यकता। यह हमको पता है कि कोई भी प्लांट या पौधा अपने विकास के लिए पानी का इस्तेमाल करता है। बिना पानी के कोई भी प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप क्या है? इसका मतलब कि वह पानी की मात्रा जो एक प्लांट अपने पूरे जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में इस्तेमाल करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। अब दो अलग अलग क्रॉप या फसल में पानी की जो आवश्यकता होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि चावल है तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट अलग है। वैसे ही आपका गेहूं है तो उसको अलग रिक्वायरमेंट है पानी की, मतलब उसकी जो आवश्यकता है वो अलग है। वैसे ही एक फसल दो जगह पर, उन दोनों जगह पर जो पानी की आवश्यकता है उस फसल की वो भी अलग अलग होगी। तो फसल की पानी की आवश्यकता जगह एवं फसल के हिसाब से बदलती रहती है। वैसे ही एक ही फसल अलग अलग स्थान में उनकी पानी की आवश्यकता भिन्न होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण है, एक तो वातावरण, मिट्टी का प्रकार, कल्टीवेशन मेथड और वर्षा। अब आपको पता होगा कि प्लांट पानी इस्तेमाल कैसे करता है। प्लांट पानी इस्तेमाल करता है, वो उसकी रूट से पानी को क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है, ठीक है, और अपने लीव्स तक इस तरीके से पहुंचाता है। वहां से क्या होता है? वहां से होता है ट्रांसपिरेशन, मतलब पौधे के द्वारा जो पानी इवोपरेट हो रहा है, जो वाष्पीकरण हो रहा है पौधे के द्वारा पानी का, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। वैसे ही इवोपरेशन भी होता है। इवोपरेशन कहाँ से होता है? इवोपरेशन आपकी मिट्टी में से होता है। सूखती है मिट्टी तो पानी वहां भी यूज हो रहा है। तो ये क्या है? ये सब चीजें पानी का उपयोग करती हैं प्लांट में। अब ये इवोपरेशन या ट्रांसपिरेशन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? सबसे पहले आपको टेम्परेचर, फिर ह्यूमिडिटी, सनशाइन और विंड स्पीड। तापमान, तापमान से कैसे? अगर तापमान ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि पानी का वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। वैसे ही अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी के साथ, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो वाष्पीकरण कम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में या वातावरण में की आर्द्रता मतलब उसकी आर्द्रता ज्यादा है, इसलिए पानी इवोपरेट नहीं हो पाता, यानी कि उसका वाष्पीकरण नहीं हो पाता। वैसे अगर सनशाइन ज्यादा है, तेज धूप निकल रही है, तो भी इवोपरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। वहीं अगर क्लाउडी है, मतलब कि क्लाउड्स हैं, तो इवोपरेशन कम होगा। तो इन चीजों पर डिपेंड करता है किसी पौधे से कितना पानी का वाष्पीकरण होगा। वैसे ही आपकी विंड स्पीड, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो भी आपका इवोपरेशन बढ़ता है। तो ये सब चीजें हैं जिससे कि आपका इवोपरेशन में असर डालती हैं चीजें। आगे देखते हैं क्रॉप सीजन एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया में फसल के दो सीजन है, रबी और खरीफ। वो फसल जो कि हम ठंड में बोते हैं, खरीफ मतलब वो फसल जो हम बरसात में को बोते हैं। तो दो सीजन है, एक तो ठंड का सीजन हो गया और एक बरसात का सीजन हो गया। तो इस समय ही हम मेनली क्रॉप्स को बोते हैं इंडिया में। अब बात करें वो फसल जो कि रबी सीजन में बोई जाएंगी, उसे क्या बोलेंगे हम? रबी की फसल। और जिस क्रॉप को हम खरीफ में बोएंगे उसे क्या बोलेंगे हम? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल मेनली हम इसको जो बोते हैं वो जून में बोते हैं, जब बरसात आने वाली होती है उसमें हम उस समय इसको बोते हैं और सितंबर तक इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब इसकी कटाई कर लेते हैं। इसमें आने वाली जो फसल है वो है आपका मक्का, चावल, बाजरा और ज्वार। ये आपकी जो फसल है ये बहुत ज्यादा पानी की इनको आवश्यकता होती है, इसलिए मेनली इनको हम खरीफ सीजन में बोते हैं। फिर दूसरी आती है आपकी रबी की क्रॉप, ये ठंड की क्रॉप्स है। इसमें कौन कौन सी आती है आपकी? वीट यानी कि गेहूं, बार्ले, मस्टर्ड मतलब सरसों, ग्राम यानी कि चना। ये सारी जो फसल है ये सब काय में आती है? रबी में आती है। कब बोते हैं हम इसको? अक्टूबर में, मतलब हम इसको शरद ऋतु के आसपास कहीं बोते हैं। और आपकी शीत ऋतु में इसको हम इसको क्या करते हैं? हटाते हैं, मतलब कि इसको विंटर में हम क्या कर देते हैं? काट लेते हैं एंड में, मतलब मार्च में।
फिर आपकी थर्ड है जायद। ये जो क्रॉप्स हैं, ये कौन सी क्रॉप्स हैं? ये इनको हम कहते हैं समर क्रॉप्स। मतलब कि ये जो क्रॉप्स हैं इनको हम ग्रीष्म काल में यानी ग्रीष्म ऋतु में बोते हैं, अप्रैल टू जून। ये जो भी फसल है इनको पानी की आवश्यकता कम होती है, इसलिए हम इसको कब बोते हैं? अप्रैल टू जून बोते हैं। इसमें कौन कौन सी आ गई? वेजिटेबल्स आ गए यानी कि सब्जियां आ गई, वाटरमेलन मतलब तरबूज, मस्क मेलन मतलब खरबूजा। तो ये सब काय में आती है? आपकी जेट क्रॉप्स में आती है। आप मान सकते हो कि वो फसल जो कि बेल जो बेल वाली जो फसलें होती हैं वाइन्स वाली, उनको हम कह सकते हैं कि वो जेट क्रॉप्स है। फिर आप अगली है पेरेनियल क्रॉप्स, 12 मासी फसल। वो फसल जो कि उसका जो समय काल है वो 12 महीने से ज्यादा है, जैसे कि आपके शुगर केन और पोटेटो। शुगर केन को लगभग 18 महीने चाहिए होते हैं पूरी पूरी तरीके से ग्रो करने के लिए। तो ये सब क्या कहलाती हैं? पेरेनियल क्रॉप्स। अगली है आपकी कैश क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जो किसान बेचने के लिए उगाता है, उसको उपयोग नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप। जैसे कि टी, टोबैको, कॉफी और कॉटन। तो ये आपकी कुछ क्रॉप्स हैं जो कि मेनली इंडिया में यूज होती हैं। और क्रॉप सीजन आपके कौन से हो गए? आपका खरीफ हो गया, रबी हो गया, जायद हो गया। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले आपकी क्रॉप पीरियड। तो क्रॉप पीरियड क्या होती है? बीज बोने से लेकर फसल की कटाई की बीच की समय अवधि को हम क्रॉप पीरियड कहते हैं। और इसको हम कैसे नापते हैं? डेज से नापते हैं। मान लो कि मैंने एक समय पे प्लांट बोया, फिर उसको मैंने ग्रो करने दिया, मतलब वो बड़ा हो गया, ठीक है। फिर मैंने उसको काट लिया। तो बोने और काटने के बीच की समय अवधि है, उसे मैं क्या कहता हूँ? क्रॉप पीरियड कहता हूँ। वहीं हम बात करें बेस पीरियड की। तो बेस पीरियड में क्या होता है कि बीज बोने के समय प्रथम सिंचाई तथा फसल काटने के पूर्व अंतिम सिंचाई तक की अवधि फसल का आधार काल कहलाती है। आधार काल कहलाती है। इसको भी हम कैसे नापते हैं? डेज से नापते हैं। तो बेस पीरियड क्या हो गया? पहला पानी और आखिरी पानी। इसके बीच में बहुत सारे हमने पानी दिया होगा, कुछ कुछ अंतराल के बाद जब जब पानी की आवश्यकता होगी प्लांट को हमने दी होगी। तो पहले वो समय जब हमने पहली बार पानी दिया और वो समय जब हमने आखिरी बार पानी दिया, उसके बीच के समय अवधि को हम क्या बोलेंगे? बेस पीरियड, यानी कि आधार काल। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपका क्रॉप पीरियड होगा वो हमेशा ज्यादा होगा कैसे? बेस पीरियड से। ठीक है, आधार काल से वो हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप आखिरी जो पानी दोगे उसके बाद आप थोड़े दिनों बाद आप क्या करोगे? कटाई करोगे। जब कटाई करोगे, जब आप पानी नहीं दोगे, तो हमेशा आपका जो क्रॉप पीरियड है वो बेस पीरियड से ज्यादा रहेगा। पर फॉर डिजाइन पर्पस हम जब भी डिजाइन करते हैं तो जो क्रॉप पीरियड है उसको हम बेस पीरियड यानी कि आधार काल से बराबर मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं। डेल्टा ऑफ क्रॉप। डेल्टा ऑफ क्रॉप्स हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में नापते हैं। तो डेल्टा ऑफ क्रॉप क्या होता है? द टोटल वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द बेस पीरियड ऑफ क्रॉप टू अटेन इट फुल मेच्योरिटी। पानी की वह गहराई जो एक पौधे को बेस पीरियड में लगती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। इसे हम सेंटीमीटर में नापते हैं। मान लो कि ये मेरा एक खेत है, ठीक है। अब मैंने मान लो कि 10 सेंटीमीटर पानी फर्स्ट वाटरिंग में दिया। फर्स्ट वाटरिंग, ठीक है। मतलब कि मैंने कितना पानी दिया? 10 सेंटीमीटर। मतलब मान लो कि ये हो गया मेरा 10 सेंटीमीटर। तो मैंने इतने डेप्थ का पानी इसको दिया, अपने खेत को दिया फर्स्ट वाटरिंग में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पानी का डेप्थ हो गया, ठीक है। फिर मैंने वापस से इतना वापस दे दिया सेकंड टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा पानी का जो डेप्थ है वो बढ़ गया, ठीक है। समय के साथ पानी नीचे चले जाएगा, इवोपरेशन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर टोटल जो डेप्थ है वो ऐसे बढ़ती जाएगी, है ना। अब ये मान लो कि मेरा लास्ट वाटरिंग थी, तो इस तरीके से क्या हो रहा है? मेरा पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लास्ट
वाटरिंग हो गई मेरी ये। तो जो टोटल जो डेप्थ है, ठीक है, जो टोटल जो डेप्थ आई है ड्यूरिंग बेस पीरियड, फर्स्ट वाटरिंग से लेकर आखिरी वाटरिंग के समय के बीच में जितना भी मैंने पानी दिया है, उसका जो टोटल डेप्थ होगा, ठीक है, मान लो कि ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, लास्ट भी 10 हो गया, तो टोटल जो डेप्थ हो गई वो कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? किसी भी क्रॉप का डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ क्रॉप जिनको कितना पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपकी शुगर केन है, यानी कि गन्ना है, उसको 120 सेंटीमीटर पानी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये डेप्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पानी मीटर क्यूब पर सेकंड में नहीं है, ये पानी आपके डेप्थ में है, जिसको हम आगे देखेंगे। सेकंड है आपका राइस, राइस को 120 सेंटीमीटर, कॉटन को 50, वीट को 40 और मक्के को 25। तो सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता किसको है? आपकी शुगर केन को, फिर उसके बाद कॉटन, फिर आपकी वीट और मेज। ये आपका क्या हो गया? डेल्टा ऑफ क्रॉप हो गया। अब हम बात करते हैं ड्यूटी ऑफ क्रॉप की। ड्यूटी ऑफ क्रॉप क्या होता है? ड्यूटी ऑफ क्रॉप होता है द एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड बाय सप्लाइंग 1 क्यूमेक डिस्चार्ज, यानी कि यूनिट डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। एक क्यूमेक पानी बेस पीरियड में जितना हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है वो पानी की ड्यूटी कहलाती है। इसकी यूनिट क्या हो गई? हेक्टेयर पर क्यूमेक हो गई। ठीक है, एक क्यूमेक पानी से कितना हेक्टेयर हम जमीन को सिंचित कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्या हो गया आपका? एरिया अपॉन डिस्चार्ज, इसको हम डी से डिफाइन करते हैं। इसको समझने के लिए मान लो कि मेरी एक ये कैनाल है, ठीक है, एक जगह पर जा रही है, इसमें एक क्यूमेक का पानी बह रहा है, मतलब डिस्चार्ज है एक क्यूमेक, मीटर क्यूब पर सेकंड का पानी इसमें से बह रहा है। मान लो कि ये जो कैनाल है जहां पर जा रही है, वहां पर खेत में क्या उगा रखा है? गेहूं उगा रखा है। अब गेहूं का बेस पीरियड 70 डे माना हमने, 70 डे तक, ठीक है, 70 डे हमने इसका क्या माना? बेस पीरियड माना। तो 70 दिन तक ये कैनाल लगातार एक क्यूमेक पानी देती रहेगी। अब इस पानी में ये कैनाल कितना एरिया कवर कर सकती है जिससे कि सभी क्रॉप्स, यानी कि सभी गेहूं के पौधे को प्रॉपर पानी मिल जाए, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी ड्यूटी ऑफ क्रॉप कहलाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे? ड्यूटी ऑफ क्रॉप या ड्यूटी बोलेंगे। तो एक क्यूमेक में कितना एरिया इरिगेट हो सकता है ड्यूरिंग द बेस पीरियड, उसे हम क्या बोलेंगे? ड्यूटी ऑफ क्रॉप। आगे देखते हैं कौन कौन से फैक्टर ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका टाइप ऑफ क्रॉप्स। सीधी सी बात है, वो क्रॉप जिसको पानी की आवश्यकता कम पड़ती है तो ड्यूटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर मान लो कि ये शुगर केन है, तो आपकी वीट क्या हो जाएगी? का जो एरिया हो जाएगा वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि शुगर केन को 120 सेंटीमीटर पानी चाहिए, जबकि वीट को कितना चाहिए? लगभग 40 सेंटीमीटर पानी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि पानी कम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो एरिया भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा? ड्यूटी बढ़ जाएगी। वैसे ही आपका क्लाइमेट क्लाइमेट भी असर करता है। समर सीजन में कि आपका इवोपरेशन ज्यादा होगा तो ड्यूटी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। वहीं विंटर सीजन में क्या होगा? विंटर सीजन में इवोपरेशन कम होगा और ड्यूटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव रेनफॉल की। तो इफेक्टिव रेनफॉल ड्यूटी को असर करता है। अगर पानी गिर जाएगा फील्ड पर तो हमें आर्टिफिशियल इरिगेशन करने की या फिर पानी सप्लाई करने की आवश्यकता कम पड़ेगी, जिससे कि हम ज्यादा एरिया में इरिगेशन कर सकते हैं। तो अगर पानी गिर जाता है या रेनफॉल होती है तो रेनफॉल ड्यूटी को बढ़ाती है। फिर आती है टाइप ऑफ सॉइल। तो टाइप ऑफ सॉइल से क्या होता है? मान लो कि एक सॉइल है जिसकी परमेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो परमेबिलिटी ज्यादा है तो क्या होगा?
सीपेज भी ज्यादा होगा। सीपेज ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ड्यूटी लेस हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? अगर सीपेज हो रहा है और ज्यादा परमिएबल, तो हमारा पानी क्या होगा, ग्राउंड में चले जाएगा, हमारा प्लांट यूज कर ही नहीं पाएगा। तो हमारी हमको क्या करना पड़ेगा, पानी ज्यादा देना पड़ेगा एक जगह पर, जिससे कि ऑटोमेटिकली ड्यूटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वैसे ही अगर लेस परमिएबल है, अगर लेस परमिएबल है तो सीपेज भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और ड्यूटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर बात करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन की। तो मेथड भी आपकी ड्यूटी को बहुत इफेक्ट करती है। कैसे करती है? मान लो कि ड्रिप या स्प्रिंकल इरिगेशन है, तो ये क्या है, बहुत इफिशिएंट मेथड है। ठीक है, इसमें पानी की वेस्टेज बहुत कम होता है। तो इसमें क्या है, वेस्टेज क्या है, कम है, तो आपकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जबकि फ्लो इरिगेशन में आपकी वेस्टेज ज्यादा है, तो आपकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है, घट जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ड्यूटी को। टाइप्स ऑफ क्रॉप हो गए आपके, जितना ज्यादा प्लांट यूज करेगा पानी, वैसे ही ड्यूटी घटती जाएगी। ज्यादा गर्मी तो भी ड्यूटी घटेगी, और ठंड में ड्यूटी बढ़ेगी। पानी ज्यादा गिरता है तो ड्यूटी आपकी बढ़ेगी, और नहीं गिरता है तो कम होगी। वहीं आपकी सॉइल है, परमिएबल है, तो ड्यूटी घटेगी, और लेस परमिएबल है तो ड्यूटी आपकी बढ़ जाएगी। अगर इफिशिएंट मेथड है तो ड्यूटी आपकी बढ़ जाएगी, और अगर एफिशिएंट मेथड नहीं, जैसे फरो मेथड है या फिर आपका फ्लो इरिगेशन है, कोई भी ऐसी मेथड है जिसमें पानी ज्यादा वेस्टेज हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपकी ड्यूटी कम हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन बेस पीरियड, डेल्टा, ड्यूटी